सो हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल है आपसे कि जब आप तेज भागते हो या एक्सरसाइज करते हो तो हमारी सांसें फूलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? और क्या जो भी हम खाना खाते हैं वो सीधे एनर्जी में कन्वर्ट होती है? और ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है भाई? आइए आज हम साइंस के ऐसे ही इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है हमारा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन को इतना सिंपल और इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ेंगे कि आपको याद भी रहेगा और समझ में तो आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी सांस लेकर के जो पूरे चैप्टर का राज होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज अ फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज फ्रॉम फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हो गया। अब इसको चलिए हिंदी में समझने का कोशिश करते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स फूड यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एनर्जी बनाते हैं। ये एनर्जी हर जीवित प्राणी के लिए जरूरी होती है ताकि वो अपने लाइफ प्रोसेस जैसे चलना, सोचना, ग्रो करना etc को कर सके, है ना। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये हमारे बॉडी में दो तरह का होता है, ठीक है। एक हो गया हमारा कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक। एक में चीजें बन रही होती है और एक में चीजें टूट रही होती है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें चीजें ब्रेक डाउन होता है और इसमें चीजें बन रहा होता है। तो ये दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है। अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, ठीक है। चलिए अभी हमने बात किया कि जो एनर्जी है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलता है। अब एटीपी क्या होता है? तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एटीपी कहा जाता है। ये हमारा एनर्जी का करेंसी होता है। ये सेल्स के लिए एनर्जी का करेंसी के रूप में जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि करेंसी ऑफ द सेल, तो हम क्या बोलेंगे? एटीपी, ठीक है। चलिए तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये ऑकर कहाँ होता है? ये होता कहाँ है? ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो ये होता है हमारे बॉडी के सभी सेल्स के अंदर। ये सारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो ये रहा हमारे फूड का ग्लूकोज, ठीक है। ये रहा हमारा ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद होता है खाने के थ्रू, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तब ये रिएक्ट करता है और रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और साथ में मेन जो कि है हमारा एनर्जी बाहर रिलीज होता है। तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या लोग बिना खाए जिंदा रह सकता है, या लोग बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है, या दोनों में से कौन सा एक प्रोसेस जो है लंबे समय तक किया जा सकता है? लंबे समय तक किया जा सकता है। तो देखिए हम सांस लिए बगैर बहुत दिन तक जिंदा नहीं, बहुत दिन क्या, बहुत टाइम तक, 1-2 मिनट के अंदर ही हमारा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन हम खाए बिना लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारा जो बॉडी है वो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है और इनका जब डाइजेशन होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब चूंकि हमारा बॉडी जो है इन सारे चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है और हम लोग जब सांस लेंगे तो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो खुद को ही डाइजेस्ट करने लगेगा, ठीक है। एनर्जी बनाने के लिए वो खुद को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा,
ठीक है। और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारे बॉडी का सारा एनर्जी जो है वो धीरे धीरे इसी में यूटिलाइज हो जाएगा और हमारे बॉडी का एनर्जी खत्म भी होगा और बनेगा भी। तो इस तरह से सारा प्रोटीन जब बन करके सारा प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाएगा तो हमारा बॉडी डेड हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये एरोबिक जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इन सबको हम आगे कैसे देख सकते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो हमारा दो तरह का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग आगे दो भागों में पढ़ने वाले हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों को अलग डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंसेस है। रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन, मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में किसी टाइप का ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म तक ही सीमित हो जाता है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, जबकि इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो पार्शियली होता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी कम मिलता है ना। जैसे कि इथेनॉल है ना, इथेनॉल ब्रेकडाउन, जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या फिर और होता है हमारे मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली देखा कहाँ जाता है, तो ये मेनली देखा जाता है डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, ये सब एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। इसके अलावा हमारा प्लांट्स में भी क्या देखा जाता है, प्लांट्स में भी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों देखा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ मसल्स में क्या देखा जाता है, तो मसल्स में क्या देखा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसे, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, और एनर्जी बनेगा कहाँ से, तो हम जितना ज़्यादा सांस लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा और उतना ज़्यादा सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा और उतना ही ज़्यादा वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर पाएगा। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होता है, हमें क्रैम्प्स यानी कि पेन महसूस होता है, ठीक है, एक्सरसाइज करते समय। लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है, तो दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलता है, और बहुत कम अमाउंट में मिलता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन से। चलिए इन्हीं दोनों को हम लोग पाथवे के फॉर्म में कंप्लीट करके देखते हैं। ये रहा हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बाय वेरियस पाथवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जो अक्सर एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। चलिए ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है ना, मतलब ग्लूकोज के फॉर्मूले में हमने देखा था 6,6,H12O6 था, ये हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो साइटोप्लाज्म में, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है क्या, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड में, यानी कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब इस ग्लूकोज का कन्वर्जन साइटोप्लाज्म में हो जाता है, किसमें, पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पे कितने पायरुविक एसिड बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड हमारा बन करके तैयार होता है, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में टूट जाता है, किसमें, पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रेस्पिरेशन हो गया, यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए अब ये पायरुविक एसिड जो है वो 3 तरीकों से, मतलब कहाँ पे
ये प्रोसेस किया जा रहा है उसके बेसिस पे ये होता है। तो पायरुविक एसिड के बाद क्या होता है, इस पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इस पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथानॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में बहुत कम अमाउंट में हमें एनर्जी बाहर मिलता है। ये प्रोसेस कहाँ देखा जाता है, तो ये प्रोसेस देखा जाता है मेनली ईस्ट में। ठीक है, इस इथानॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है, इसलिए ये पूरा प्रोसेस हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसी पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम दिया जाता है, बहुत कम ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और साथ में बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा देखा कहाँ जाता है, तो ये देखा जाता है हमारे मसल्स में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेनली ये देखा जाता है हमारा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। और ये दोनों में कैसा था, ये दोनों में एक में तो ऑक्सीजन था ही नहीं बिल्कुल, और एक में लैक ऑफ ऑक्सीजन था। तो ये दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये भी हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये हमारा कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में हमें काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलता है। तो ये था हमारा, इस पूरे प्रोसेस को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मेन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प इन रेस्पिरेशन, है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। मतलब एक ऐसा ऑर्गन्स का ग्रुप जो हेल्प करता हो रेस्पिरेशन में, है ना, हेल्प करता हो रेस्पिरेशन में, तो ये पूरा क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। अभी हमने रेस्पिरेशन को देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में तोड़ा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारा कौन सा है, रेस्पिरेशन है। और साथ में अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमने बताया था कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो हमारा रेस्पिरेशन किस टाइप का प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब किसी को जैसे रेस्पिरेशन सुनने का मतलब ये लगता होगा सांस लेना इज अ रेस्पिरेशन, बिल्कुल नहीं, सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है। जबकि सांस लेना क्या है, रेस्पिरेशन का एक मैकेनिज्म है ना, रेस्पिरेशन का एक मैकेनिज्म है। तो आइए रेस्पिरेशन को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। पहला हमारा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इसी इंटरनल रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है। ब्रीदिंग अ प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग में ओनली क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ही ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमारा ब्रीदिंग जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। ठीक है, इट इज अ फिजिकल वॉलेंट्री प्रोसेस। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, वॉलेंट्री प्रोसेस है। मतलब हम जब चाहे इसे रोक सकते हैं, जब चाहे इसे, है ना, ऑन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्रीदिंग में हमें कोई एनर्जी जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। मतलब हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये हमारा सेल्स के बाहर ये परफॉर्म होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, इट ऑकर्स इन लंग्स। ये कहाँ प्रोसेस होता है, लंग्स में ही सीमित रह जाता है। ठीक है, लंग्स में ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है।
इट यूटिलाइजेज एनर्जी फ्रॉम फूड। अब इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए, मतलब गैसियस एक्सचेंज को होने के लिए यहाँ पे हमें किस चीज़ का जरूरत होता है, तो एनर्जी का जरूरत होता है। चलिए अब रेस्पिरेशन को देखते हैं। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ताकि वो एनर्जी बना सके। ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। साथ में इसमें एनर्जी लिया जा रहा था, जबकि इसमें एनर्जी बनता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये हमारा इंट्रासेलुलर प्रोसेस होता है, ये सेल्स के अंदर परफॉर्म होता है। इट टेक प्लेस इन सेल्स एंड सेल्स ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ इंट्रासेलुलर में कहाँ परफॉर्म होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, ठीक है। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड, है ना। ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तब जाकर के हमारा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो हमने इस तरह से देख लिया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे हम लोग का हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है सबसे पहला आता है हमारा नेसल कैविटी, उसके अलावा नेसल फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस और एल्वियोलस, ठीक है। ये सारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। तो आइए वन बाय वन करके हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है। ये रहा हमारा नेसल कैविटी, जहाँ पे जो है हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं। तो वहाँ पे एयर जाने के लिए जो जगह होता है उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, नेसल कैविटी। और इसी नेसल कैविटी के ऊपर में नाक के पास यहाँ पे देखिएगा कुछ बोन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हार्ड प्रेजेंट होता है, वही जगह होता है हमारा नेसल फ्लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद जैसे एयर इंटर करता है अंदर की ओर फिर से मिलता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है एक और हमारा ऑर्गन जिसका नाम है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स से ही शुरू हो जाता है हमारा ट्रैकिया। लैरिंग्स से हमारा क्या शुरू हो जाता है, ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है आगे जाकर के दो भागों में बट जाता है, देखिए ये दो भागों में बट गया। इसे बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाई, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोंकाई, ठीक है। और ये ब्रोंकाई जो है आगे जाकर के फिर सब ब्रांचेज में मैनी सब ब्रांचेज में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रोंकियोलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी ब्रोंकियोलिस के आखिरी छोर पे होता है बहुत सारा, है ना, गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर, बलून शेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। और ये जो इसको कवरिंग प्रोवाइड करता है, ये पूरे सिस्टम को जो कवरिंग प्रोवाइड करता है, यही कहलाता है हमारा लंग्स, ठीक है। ये क्या है हमारा लंग्स। अब इस लंग्स के नीचे एक और ऑर्गन्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। अब चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेसल कैविटी। अब एयर को इसी नेसल कैविटी के थ्रू इंटर किया जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब यहीं पे जो हमारा नेसल कैविटी है, यानी कि जो नोस्ट्रिल है, वहाँ पे कुछ फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, बहुत पतले पतले हेयर्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, उनका काम होता है जो भी एयर में जो डस्ट पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, उन्हें ये अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस क्या करता है, इस डस्ट पार्टिकल्स को आपस में इसमें चिपका लेता है, जो कि चूंकि म्यूकस जो है वो एक स्टिकी लिक्विड होता है, तो ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को अपने में चिपका लेता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये नेसल फ्लेयरिंग्स के पास ये बनता है। दिस इज द बैक पार्ट ऑफ नोज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ इस वाले हिस्से में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेयर स्टिकी लिक्विड इज सेक्रेटेड कॉल्ड म्यूकस, और यही पे क्या बनता है, म्यूकस बनता है। हेयर ऑल्सो फाउंड ऑल फैक्ट्री विच इज फॉर स्मेलिंग लोब। अगर हमें कोई चीज
का स्मेल पता चल रहा है, तो वो किसकी वजह से पता चलता है? तो इसी स्मेलिंग लोब की वजह से पता चलता है, यानी ऑल फैक्ट्री की वजह से पता चलता है, हम किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं। और जब हमें सर्दी हो जाता है, इसका मतलब हमारा ऑल फैक्ट्री जो है, हमारा स्मेलिंग लोब जो है हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेसल फ्लेरिंग्स के बाद अब हम लोग चलते हैं फेरिंग्स की ओर। तो ये हमारा फेरिंग्स द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। माउथ और विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के बीच में जो जगह होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? फेरिंग्स कहलाता है। जब हम मुंह खोलते हैं तो सामने का जो हिस्सा दिखाई देता है वही हमारा क्या? फेरिंग्स। मतलब फेरिंग्स क्या है? तो माउथ और नेसल कैविटी, ये दोनों का जो इंटरजंक्शन पॉइंट है वो हमारा क्या है? फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, चलिए लैरिंग्स क्या है? तो लैरिंग्स जो है द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, है ना। मतलब इस ट्रैकिया का जो अपर एंड होता है, ठीक है, ये रहा हमारा ट्रैकिया, और ट्रैकिया का जो अपर एंड है ये लैरिंग्स कहलाता है। और लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं से हम लोग जो भी बोलते हैं ना, वो यहीं पे वाइब्रेशन के थ्रू जो है साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है और तब जाकर के आवाज निकलता है। इट हैज अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एपिग्लोटिक्स। इसके पास एक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ठीक है, और यहीं से हमारा निकल जाता है ट्रैकिया की ओर, एक लंग्स की ओर रास्ता निकल जाता है, और यहीं से एक पीछे साइड से हमारा चला जाता है ओसोफेगस यानी कि स्टमक तक रास्ता चला जाता है। तो ये एपिग्लोटिक्स का काम क्या होता है? विच सेपरेट्स फूड एंड एयर कमिंग थ्रू एसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ही दोनों का कॉमन रास्ता होता है, फूड और एयर दोनों एक ही कॉमन रास्ते से आ रहा होता है। उसके बाद ये दोनों जो है अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता है। यहाँ पे होता है हमारा एपिग्लोटिक्स, एक हमारा चला जाता है लंग्स में और एक हमारा चला जाता है स्टमक में। तो ये एपिग्लोटिक्स जो है दोनों को सेपरेशन करने का काम करता है। अब आता है बात कि इस एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है? तो एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल करता है हमारा मेडुला। मेडुला क्या है? तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में मेडुला के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला, ये याद रखेंगे। या फिर रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा पोन्स कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। ये पोन्स क्या है? तो ये भी हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप। इसी ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? इसको कोलैप्स करने से बचाता है, मतलब आपस में चिपक न जाए, इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि रिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये ऑप्शंस जब भी एयर मौजूद नहीं, जब एयर मौजूद नहीं है तब उसे कोलैप्स करने से बचाता है। ठीक है, ब्रोंकाई क्या है? जो ट्रैकिया है वो दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, और लंग्स क्या है? तो जो द लंग्स लाइज इन द चेस्ट कैविटी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं? तो पेट वाले जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं। मस्कुलर पार्टीशन डायफ्राम। द लंग्स आर इनक्लोज बाय रिब केज मेड ऑफ बोन्स एंड कॉल्ड रिब्स, है ना। तो ये हमारा लंग्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया? जो कवरिंग है ये हमारा क्या है? लंग्स है ना, जो किस चीज से इनक्लोज होता है? तो रिब्स से इनक्लोज होता है, छोटे छोटे बोन्स से इनक्लोज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्रोंकियोलिस की ओर। ब्रोंकियोलिस, तो जितने भी ब्रोंकाई था वो छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलिस। अब ये ब्रोंकियोलिस के पास प्रेजेंट होता है बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक्स मौजूद होते हैं, गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी ये देखिए, ये रहा हमारा एल्वियोलिस। ठीक है, ये रहा हमारा एल्वियोली। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय
थिन ब्लड कैपिलरीज। अब ये जो हमारा क्या है, ये हमारा एल्वियोलिज है, ये बहुत छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इनसाइड एल्वियोली, और यहीं पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब इस एल्वियोली के पास जो CO2 आया है वो इस ब्लड कैपिलरीज के पास चला जाता है, और है ना CO2 जो है CO2 जो है ब्लड कैपिलरी से लंग्स में आ जाता है, हमारा एल्वियोलिज में आ जाता है, और ऑक्सीजन जो है कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है हमारा ब्लड कैपिलरीज में। और इस तरह से यहाँ पे होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस पूरा होता है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलिज इन द लंग्स प्रोवाइड अ लार्ज एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। ये जो एल्वियोलिज है वो क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है जिससे गैसियस एक्सचेंज हो सके। अ जैम इन एल्वियोली क्या कहलाता है, हमारा न्यूमोनिया कहलाता है। जब एल्वियोली में किसी तरह का क्या हो जाता है, यदि जैम हो जाता है, मतलब है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमोनिया कहते हैं। ठीक है, होल हो जाए तो टीबी कहेंगे, बलगम हो जाए तो अस्थमा कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डिजीज है जिससे एल्वियोली से रिलेटेड, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, इसको याद रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ब्रीदिंग के मैकेनिज्म, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। एज वी इनहेल रिब्स लिफ्ट एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जो डायफ्राम है ना हमारा, डायफ्राम ये नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, और जो एयर है वो इंटर कर जाता है हमारे लंग्स में, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर पुश करता है, और लंग्स जो है से एयर जो है बाहर आउट हो जाता है। द ऑक्सीजन इन एल्वियोलर इज टेकन अब बाय द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ बॉडी। इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया कि जो भी ऑक्सीजन आता है उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सभी सेल्स तक, किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, है ना। हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी प्रेजेंट होता है, और आरबीसी जो है ये रेड कलर का होता है। ये रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो मेन जो है ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जबकि ऑक्सीजन से प्यार है और CO2 से भी प्यार है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा इस हीमोग्लोबिन को प्यार होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार होता है। अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के चला जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को क्या मिलता है, तो जब भी हम किसी धुएं वाले जगह में रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है अपना ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, या हमें अकबकाहट सा फील होता है। तो क्यों होता है ऐसा फील, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है सेल्स तक पहुंचा देता है, और हमें वहाँ पे एनर्जी फॉर्म नहीं होता हुआ दिखाई देता है। चलिए, दिस पिगमेंट प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा आरबीसी में प्रेजेंट होता है ना। चलिए, ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए। चलिए, एक्सेलेशन क्या होता है, एस वी एक्सेल रिब्स रिलैक्स कॉजिंग डायफ्राम मूव अपवर्ड, है ना। ये सब मूव ऊपर की ओर करता है, और तो हमारे बॉडी में जो CO2, हमारे लंग्स में जो CO2 जमा होता है, जो किसके थ्रू आता है ना, एल्वियोलिस के थ्रू जो जमा होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज टेकन इन वन टाइम ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। मतलब हम लोग एक बार में जितना ज़्यादा सांस लेते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। यूजुअली नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है,
तो 500 ml जो है हम लोग सांस लेते हैं, तो ये हमारा क्या है 1 TB, मतलब 1 टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरह से यदि हम लोग 1 मिनट में यदि सांस लें तो 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस ले सकते हैं, 1 मिनट में हम लोग 16 टाइम सांस लेते हैं, मतलब 8000 ml हम लोग सांस ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फुल ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स एट 1 टाइम इज कॉल्ड टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, एक बार में हम लोग जितना ज़्यादा सांस ले सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाता है, जो कि होता है हमारा कितना 8% होता है, किसका टाइडल वॉल्यूम का 8% होता है। ठीक है, ये क्या हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। रेसिडुअल वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेरेशन। जब हम लोग अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सेल कर देते हैं, फिर भी हमारे लंग्स में कुछ एयर मौजूद हो जाता है। ठीक है, क्यों मौजूद होता है ना, प्रिवेंट लंग्स कोलैप्सन, है ना, लंग्स को कोलैप्स करने से बचाने के लिए जो बचा हुआ हमारा क्या है गैसेज है वो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, रिमेन्स ओपन एवरी आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सेलेरेशन, मतलब हमेशा ये खुला रहे जब भी हम एक्सेल करें। ठीक है, उसी चीज़ से ये प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज को हमेशा अलाउ करता है। इट अलाउज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन द लंग्स इवन एवरी पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब जब भी हम लोग सांस लेकर के छोड़ देते हैं उस समय भी जो है वो एल्वियोलिस को गैसेस प्रोवाइड करते रहता है। अब आता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो इंट्रा सेलुलर होता है, सेल्स तक होता है। ग्लूकोज आफ्टर एब्जॉर्प्शन रीचेस टू द सेल इन साइटोप्लाज्म। कहाँ तक पहुँचता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहुँचता है। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड। ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी के लिए डायरेक्टली सफिशिएंट नहीं होता, उसे डायरेक्टली एनर्जी बनाया नहीं जाता है। तो ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज ऑल्सो नीड्स एनर्जी टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फॉर दिस साइटोप्लाज्म क्रिएट्स 4 ATP एनर्जी टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन करने के लिए साइटोप्लाज्म में 4 ATP एनर्जी बनता है, जिसमें से 2 ATP एनर्जी जो है इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। और एक चीज़ हमें पता है कि एक ग्लूकोज से हमें कितना एनर्जी मिलता है, तो एक ग्लूकोज से हमें मिलता है 38 ATP एनर्जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब शुरू होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, है ना, इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ग्लूकोज है वो 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है, 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है, और ओनली 2 ATP इज यूज, 2 ATP का गेन हो जाता है। जैसे यहाँ पे बात हुआ था कि 4 ATP जो है साइटोप्लाज्म में इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को ब्रेकडाउन के लिए, और 2 ATP जो है इसमें बच जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ATP का फायदा हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। ठीक है, इस ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम से जानते हैं, उसका क्या है, EMP पाथवे। इट इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है वो कैसा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा नहीं। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, एक पायरुविक एसिड को जब ब्रेक डाउन होता है तो उसे ATP एनर्जी हमें मिलता है, 18 ATP मिलता है। ठीक है, तो
टोटल हमारे पास कितना पायरुविक एसिड था, तो हमारे पास 2 पायरुविक एसिड था, तो 2 पायरुविक एसिड से हमें टोटल कितना मिला, 36 ATP हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन एनर्जी कन्वर्जन के लिए हमें कितना ATP का जरूरत होता है, 38 ATP का जरूरत होता है। तो अभी भी 2 कहाँ से आएगा, तो 2 याद करिए, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है 2 ATP का हमें क्या हुआ था, गेन हुआ था। अब ये 2 ATP जो है 36 में ऐड होगा और तब जाकर के हमें 38 ATP मिलेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो ये प्रोसेस है ये क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। क्रेब्स साइकिल जो है ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये डिस्कवर किया गया था सर हैंस एडोल्फ क्रेब, और इन्हीं क्रेब के नाम से इनका क्या है, क्रेब साइकिल्स पड़ा है, ठीक है। ये नोबेल प्राइज भी पा चुके थे, है ना, किसमें, फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा टॉपिक्स। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, जो कि होगा हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें अच्छा खासा मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर सके और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।